नमस्कार। कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी सीरीज पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे करियर अब्रॉड। हम सभी जानते हैं कि लॉ जो है वो लैंड से अटैच होता है। एक सिंपल कहावत है इंग्लिश में कि लॉ डज नॉट ट्रेवल, लेक्स लोसी। इसका मतलब लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का मतलब फिर ये हुआ कि हर देश में अपना अपना कानून रहेगा, तो एक देश से पढ़ा हुआ लॉ ग्रेजुएट दूसरे देश के कानून को कैसे जान पाएगा और कैसे वहां पे जॉब कर पाएगा या नौकरी कर पाएगा। फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अडॉप्ट करके आप अपने लॉ करियर को देश से बाहर भी परसू कर सकते हैं। डिटेल में चलने से पहले कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स को ध्यान करते हैं कि क्या क्या फैक्ट है। एक तो मेजर इंडियन लॉज जो हैं दे आर वेरी सिमिलर टू इंग्लैंड एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, क्योंकि जिन जिन देशों में ब्रिटिश सरकार रही है, कभी कभी ब्रिटेन का अंग रहे हैं, उन सभी देशों में जो लीगल सिस्टम है वो ब्रिटेन का ही डेवलप किया हुआ है। इसलिए मोर और लेस सिमिलर है वो कानून कॉमनवेल्थ कंट्री में और इंग्लैंड में। अदरवाइज ऑल्सो लॉ आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। तीसरी बात यह भी है कि मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स डेवलप देयर जुडिशियस अप्रोच ऑफ थिंकिंग। तो उन्हें किसी भी देश में भेजोगे क्योंकि उनकी जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है वो जुडिशियस है, इसलिए वो किसी भी देश के कानून को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें ज्यादा उनको मुश्किल नहीं होती है। इन सब के होने के बावजूद एक फैक्ट और है जिसे हम नकार नहीं सकते। वो फैक्ट ये है कि किसी भी बाहर के देश में काम करने के लिए आपको वर्क वीजा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देश में गए और वहां पे अर्निंग शुरू कर दी। ऐसे अर्निंग अलाउड नहीं है लीगली। आपको वहां जाने से पहले आपको वर्क वीजा चाहिए, तभी आप वहां जाके अपने करियर को परसू कर सकते हैं, तभी आप वहां पे मनी की अर्निंग कर सकते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे इंग्लैंड है, आयरलैंड है, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आप उनके बार के एग्जामिनेशन को क्लियर कीजिए और आप वहां पे प्रैक्टिस करने लगें। मगर फिर वही बात आएगी, वर्क वीजा आपको चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सीधा आप गए, कोई भी लॉ ग्रेजुएट इंडिया से गया सीधा बार के एग्जाम दिए जैसे इंडिया में होता है, ऐसा भी नहीं है। इतना इजी भी नहीं है, वरना तो आज तक आधा भारत खाली होकर इंग्लैंड चला गया होता। यूएसए के न्यूयॉर्क में भी ऐसा है कि आप अगर एलएलएम वहां से कंप्लीट करते हैं, यूएसए से कंप्लीट करते हैं, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं, और उनके बार के एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो भी वो आपको परमिट कर देते हैं एलियंस को टू प्रैक्टिस। इनके अलावा किसी देश में मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहां पे जाके किसी अन्य देश में जाके आप सीधे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब क्या रास्ता होगा अपने लॉ करियर को अब्रॉड में परसू करने के लिए? एक सीधा रास्ता है कि आप किसी भी देश में जहां आप अपने लीगल करियर को परसू करना चाहते हैं, उस देश की किसी यूनिवर्सिटी से आप एलएलएम कीजिए। मगर एलएलएम करने के लिए भी एडमिशन प्रोसेस इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि करियर अब्रॉड की बात की थी और एलएलएम किसी देश में करना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूं। मगर वही एक तरीका है जिससे कि ज्यादा आसानी से आप भारत से बाहर किसी देश में जाके अपने लीगल कैरियर को चुन सकते हैं, वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं, वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका उसका जो एक रास्ता है वो रास्ता वही है कि आप उस देश में जाएं और वहां अपना जो हायर स्टडीज है उसको परसू करें। और जब आप वहां पे हायर स्टडी परसू करेंगे, 1 साल 2 साल के लिए रहेंगे, फिर किसी न किसी कंपनी में आपको जॉब हो जाती है, जॉब का ऑफर हो जाता है, और वो जॉब ऑफर दिखा के आप वर्क परमिट या पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपका जो जितने साल आप रहे उस देश में, वहां पे आपका बिहेवियर थ्रू आउट अच्छा है, तो आपको आपके चांसेस हो जाते हैं उस देश में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखना ये रहेगा कि स्टूडेंट बन के भी किसी देश में कैसे जाएं। उसके लिए आपको कम से कम 1 साल पहले प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा, आप पहले ये अपने दिमाग में रखेंगे कि आप सबसे पहला प्रेफर्ड कंट्री कौन सा है, सेकंड थर्ड नंबर पे कौन सा है,
फिर आप उस कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस सर्च करेंगे जो एलएलएम ऑफर करते हैं, क्योंकि विदेशों में एलएलएम केवल 1 साल का रहता है। और जब आप किसी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, आप उनकी फीस देखेंगे कि कितनी फीस है, उसकी एडमिशन्स की डेट क्या रहती है, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, ये सब आप देखेंगे। और मैं आपके नॉलेज के लिए एक आपको आइडिया देता हूं कि भारत से बाहर किसी भी देश में जब आप एलएलएम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो 1 साल के फीस अगर आप इंडियन करेंसीज में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 17 लाख रुपए पर ईयर की उसमें फीस का एक्सपेंसेस रहता है। इसके अलावा आपको वहां पे रहना खाना इन सब का भी एक्सपेंसेस लगभग 17 के आसपास ही हो जाता है। तो आप ये मान के चलें लगभग 34-35 लाख रुपए आपको 1 साल का भारत से बाहर किसी देश में पढ़ने के लिए इतना आपको चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कर लें तो आप उन्हें डायरेक्ट ईमेल लिखें और बताएं, अपनी विलिंगनेस जाहिर करें कि मैं आपके यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस देश का टूरिस्ट वीजा लें और उस जो 6 मंथ का हो सकता है, टूरिस्ट वीजा पे आप उस देश में चले जाएं, उस यूनिवर्सिटीज को या 2-3 यूनिवर्सिटीज को विजिट करें, वहां से उनसे बात करें कि आपको एडमिशन कैसे कैसे देंगे, क्या क्या तरीके उनके हो सकते हैं। मैं आपको रेडीमेड कुछ बातें बताता हूं। एक तो जीआरई का एग्जाम होता है बाहर देशों में जाने के लिए, मेनली यूएसए में, कनाडा में, इन कंट्रीज में जाने के लिए। जीआरई का मतलब हुआ कि ये बेसिकली आपका एक ब्रॉड असेसमेंट होता है, ब्रॉड असेसमेंट ऑफ योर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल राइटिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स। इस तरह का वो एक असेसमेंट करते हैं कि जो व्यक्ति किसी देश से उनके देश में जाके पढ़ने जा रहा है, कुछ काम करने जा रहा है, उसकी क्या एनालिटिकल स्किल है। तो ये एक रहता है जीआरई टेस्ट रहता है, जीआरई एग्जामिनेशन रहता है। इसमें आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड दोनों चीजें देखी जाती हैं। एक टेंटेटिव आइडिया आपको दे रहा हूं कि 50% से ऊपर अगर आपका जीआरई का स्कोर है तो एक गुड स्कोर माना जाता है। जीआरई के अलावा IELTS एंड TOEFL, ये दो दूसरे एग्जामिनेशंस होते हैं जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट रहते हैं बेसिकली। और इन टेस्ट में आपको एक तो आपकी इंग्लिश की देखा जाता है कि इसकी क्या प्रोफिशिएंसी है, वोकेबलरी देखी जाती है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो देखा जाता है, आप किस तरह के एक्सेंट में बोलते हैं, क्या उसको समझ पाते हैं। आपका ये भी टेस्ट होता है कि दूसरा उस देश का व्यक्ति जब इंग्लिश बोलेगा तो क्या आप उसको समझ सकते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के आपके पॉइंट्स बनते हैं। उन पॉइंट्स के आधार पे आप किसी भी दूसरे देश में पढ़ने के लिए या वर्क परमिट के लिए आप वीजा ले सकते हैं। इन टेस्ट के अलावा थोड़ा मुश्किल रहता है जब तक कि कोई यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट ना दे दे या आपको कोई प्रोविजनल ऐसा लेटर ना इशू कर दे कि वी आर गिविंग हिम एडमिशन सब्जेक्ट टू वीजा रिक्वायरमेंट्स। और इन 2-3 एग्जामिनेशन में से किसी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्कोर भी देखा जाता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका ये है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट में मिनिमम इतना फंड्स होने चाहिए जो आपका 1 साल का फीस प्लस वहां रहने का खर्चा पूरा मीट आउट कर सकें। इतना कम से कम आपका होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आपने 1 साल बाद जाना है और जिस दिन आपने बैंक का स्टेटमेंट निकाला वहां देने के लिए, यूनिवर्सिटी में देने के लिए या वीजा के लिए देने के लिए, उससे 20 दिन पहले आपने पैसे जमा कराए और फिर कर दिया। ऐसा भी नहीं है। आपके वो जो ज्वाइंट अकाउंट है, उस ज्वाइंट अकाउंट का लगभग 3 साल का वो देखते हैं, ITR देखते हैं। अगर वो साउंड है तो आपको इजीली बाहर एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान करना है कि आपने प्लानिंग मिनिमम 3 इयर्स तो करनी है। अब आज सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप बाद में जाना चाहते हैं तो आपको आज सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन एडमिशन लेना चाह रहे हो उसे 6 मंथ पहले सोच के सारा चीजें आप ठीक कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो आसान हो कर पाए, मगर हर के लिए वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि वहां पे अर्निंग कैसे कर सकते हैं पढ़ते समय और एक्सपेंसेस क्या होंगे। किसी भी बाहर के देश में
एक वीक में 40 आवर्स 40 घंटे काम करना अलाउड रहता है। मगर क्योंकि आप स्टूडेंट वीजा पे हैं, इसलिए स्टूडेंट वीजा पे केवल 20 घंटे एक वीक में काम करना अलाउड है, और पर आवर की जो वहां पे अर्निंग है वो 12 टू 14 यूएस डॉलर हो सकती है, पर आवर की बात कर रहा हूं। और इस 12 टू 14 यूएस डॉलर पर आवर के हिसाब से 20 घंटे पर वीक में आप कैलकुलेट करेंगे तो एक साल का अप्रोक्सीमेटली 9.5 लाख रुपए बनता है। अप्रोक्सीमेट 9 भी हो सकता है, कहीं आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए 10 भी हो सकता है, तो लगभग इतना हो सकता है। आप ये मान के चलें 17 लाख रुपए आपने फीस दी और लगभग उतना ही आपका एक साल का रहने खाने का खर्चा हुआ, तो उसमें से आप लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए वहां पे अर्न करते हैं 1 ईयर में, पार्ट टाइम जॉब करके, क्योंकि स्टूडेंट वीजा में उतने 20 घंटे का वर्क वीजा आपका इन्वॉल्व है। फिर वहीं पे आप इंटर्नशिप करते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और इंटर्नशिप में आपके एम्प्लॉयर को लगे कि ये बहुत डेडिकेटेड है, काम को बहुत अच्छे से करता है या करती है, तो आपको उसी फर्म में रहने का या परमानेंट जॉब करने का ऑफर भी आ सकता है। जब वो ऑफर आपके पास आ जाएगा तो उस ऑफर के बेस पे, और आपने जो एलएलएम उस देश से की है उसके बेस पे, आप वर्क वीजा या पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंस वीजा के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली फेयर हो जाते हैं, और ऐसा करके आप वहां पे काम करते हैं। अगर आपका एक साल में वो नहीं वीजा का कुछ हो रहा हो या जॉब का नहीं हो रहा हो, तो आप कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और फिर ये प्रोसेस आपका अगले साल के लिए फिर रहेगा। आपने इंटर्नशिप करनी है, पार्ट टाइम जॉब करना है, और एम्प्लॉयर को दिखाना है अपनी एबिलिटी। अगर आपने एबिलिटी दिखाई तो आप उसी देश में रह के और अपना ये करियर परसू कर सकते हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूं, क्योंकि मेरे जूनियर्स भी ऐसे हैं, मेरे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो देश से बाहर गए और उन्होंने अपने वहाँ 1 साल या 2 साल पढ़ाई की, पार्ट टाइम जॉब किया, और उसके बाद वो वहीं पे लीगली सेटल हो गए, अपना घर खरीद लिया, और हैंडसम अर्निंग करते हैं। भारत के मुकाबले में अच्छी अर्निंग वहाँ करते हैं। ऐसे मेरे परिवार में भी हैं और मेरे जूनियर्स भी हैं जो बाहर गए हैं। तो इस तरह की टेक्निक से आप भारत से बाहर किसी देश में अपने जो लीगल करियर है उसको परसू कर सकते हैं। अब अगली कैटेगरीज की तरफ चलेंगे, जिसमें है कंसल्टेंसी एंड लीगल कंप्लायंसेस नॉन लिटिगेशन। यानी कि लॉयर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जो लिटिगेशन वाले लॉयर होते हैं, लिटिगेशन साइड में, एक इस तरह के लॉयर्स रहते हैं जो अपना ऑफिस बनाते हैं और केवल सॉलिसिटेशन का काम करते हैं, केवल लीगल एडवाइसेस का काम करते हैं, या फिर जो कंपनियां हैं उनके लीगल कंप्लायंसेस पूरे करते हैं। जैसे लेबर के लिए क्या कंप्लायंसेस होंगे, बिजली के लिए अगर आपको बड़ा हैवी कनेक्शन लेना है उसके क्या कंप्लायंसेस हैं, पॉल्यूशन के क्या कंप्लायंसेस हैं, इस तरह से। और कोई आपको इंडिया में अपना व्यापार करने के लिए किस किस तरह की परमिशन चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, वो सारे कंप्लायंसेस देखते हैं। तो इस तरह का लीगल कंप्लायंसेस देखने वाले और कंसल्टेंसी का काम करने वाले, लीगल कंसल्टेंसी का काम करने की भी एक अपॉर्चुनिटी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ओपन रहती है। और काफी लोग जो बड़े जो शहर हैं भारत के अंदर, उसमें बहुत से ऐसे फर्म्स हैं या लॉ हाउसेज हैं जो केवल यही काम करते हैं। उसके अगली कैटेगरी है ड्राफ्टिंग एंड डीड राइटिंग। ड्राफ्टिंग के लिए जब अपना देश आजाद हुआ तो डीड राइटर्स का एक लाइसेंस मिलता था। वो लॉ ग्रेजुएट नहीं होते थे, मगर वो छोटा मोटा कोर्स करके उनको एक लाइसेंस मिल जाता था कि ये डीड राइटिंग कर सकते हैं। डीड राइटिंग कर सकते हैं का मतलब ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, या गिफ्ट डीड लिख दिया। कुछ लोग रजिस्टर्ड जो सेल डीड रजिस्टर कराते हैं, वो रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है वो लिख दिया, या ऐसे करके और मिसलिनियस जो डीड्स और डॉक्यूमेंट्स, लीज डीड हो गया, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो राइटिंग का छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी लाइसेंस गवर्नमेंट दिया करती डीड राइटिंग के लिए। मगर एडवोकेट्स के लिए विदाउट गेटिंग दैट डीड राइटिंग लाइसेंस ओपन है, क्योंकि उसको कानून की सारी जानकारी है, इसलिए उनके लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, ये ऑप्शन विदाउट टेकिंग एनी सर्टिफिकेशन और विदाउट टेकिंग एनी परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और द कोर्ट, दे कैन परसू दिस कैरियर ऑल्सो।
वो उसमें क्या करते हैं कि क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े जैसे बिजनेस हाउसेज हैं या ऐसी फैमिलीज हैं कि उनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, कोई फैमिली सेटलमेंट लिखना है, दो कंपनीज के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, या किसी की लैंड सेल परचेज का कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, एग्रीमेंट टू सेल करना है, तो वो सारी ड्राफ्टिंग आजकल सभी बड़ी कंपनियां वकीलों के थ्रू कराती हैं और डीड राइटर्स के थ्रू नहीं कराती हैं। डीड राइटर का मतलब जो नॉन एडवोकेट्स हैं मगर उन्होंने डीड राइटिंग के लिए एक लाइसेंस लिया हुआ है, उनसे नहीं कराती हैं। ये भी एक कैरियर ऑप्शन है, डीड राइटिंग और ड्राफ्टिंग का। इसके अलावा अदर मिसलेनियस ऑप्शंस हैं, जैसे कि मीडिएशन मीडिएशन काउंसलर होता है या जिसको मीडिएटर कह देते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, इसके अलावा हेड नोट राइटर्स होते हैं, जैसे अपने लॉ जर्नल्स हैं या जो लीगल वेबसाइट हैं या बुक्स हैं, लॉ की जो बुक्स आती हैं उसके लिए जो हेड नोट राइटर या कंटेंट राइटर, उनकी भी आवश्यकता रहती है, या आपके न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में उनको भी एक लीगल साइड का कॉरेस्पेंडेंट की आवश्यकता रहती है। ये भी है मगर ये छोटे छोटे लेवल पे है, इनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहती, इसलिए इसको सबसे लास्ट में हमने लिया है। एक बहुत छोटे समय का ऑप्शन है मगर उसको हम ऑप्शन नहीं मानेंगे, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो नए एडवोकेट्स बनते हैं और जिनकी 2 साल की प्रैक्टिस हो गई, 1-2 साल की, उनको हाई कोर्ट ऑथ कमिश्नर अपॉइंट करता है। आप थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप अप्लाई करते हैं कि मैं ऑथ कमिश्नर रहना चाहता हूँ, तो 2 साल के लिए आपको वो ऑथ कमिश्नर हाई कोर्ट अपॉइंट करता है और लोगों के एफिडेविट्स वगैरह आप अटेस्ट करते हैं, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, मगर दैट इज फॉर ओनली फॉर जूनियर लॉयर। इसके अलावा जिनकी प्रैक्टिस हो गई 10 साल की, उनको नोटरी पब्लिक भी अपॉइंटमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। वो भी एक करियर ऑप्शन है। ये जो नोटरी पब्लिक वाला जो करियर ऑप्शन है, ये लंबे समय के लिए है। हालांकि उनका अपॉइंटमेंट 5 इयर्स के लिए होता है मगर वो रिन्यूएबल होता है, फर्दर वो 5 ईयर को रिन्यू कराते रहते हैं और 20 साल 30 साल तक वो ऐसा काम करते हैं। इस तरह हमने आपको कुल ये जितने भी करियर ऑप्शंस थे, इनको टोटल 12 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपके सामने रखा। इसकी अगर आप कंसोलिडेटेड लिस्ट देखना चाहें तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अवेलेबल है। पार्ट 1 में जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है, उस लिस्ट में और पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि हमने कुछ कैटेगरीज नई बना दी, कुछ सब कैटेगरीज को रीशफलिंग कर दी, तो दोनों में डिफरेंस है। पार्ट 2 वाली जो है, पार्ट 2 में जो कंसोलिडेटेड एक लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट ज़्यादा नई है, तो उसको आप रिलाई ओपन कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाया या आपको एक आइडिया दे पाया कि आप ऐसा चल सकते हैं, उस आइडिया में अब कुछ काम आपके जिम्मे भी आता है, उसमें अब इसको फर्दर एक्सप्लोर करना। ये सारे आइडियाज आपके माइंड में आ गए, अब इन आइडियाज को हाउ टू इंप्लीमेंट दीज आइडियाज, फर्दर इसमें क्या क्या स्टेप रह सकते हैं वो देखना। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको कुछ साल बाद देखें, या क्योंकि हर बार नए स्टूडेंट्स आएंगे वो उसको बाद में देखें, तो उस समय इन आइडियाज में थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, कुछ सब्सट्रैक्ट हो जाए। ये 12 मेजर कैटेगरी वाले ऑप्शंस हैं, 12 ही ऑप्शन नहीं है। अगर सब कैटेगरीज को या करियर कैटेगरीज के अंडर के सब कैटेगरीज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत से ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आपको मैंने ये आइडियाज दिए। अब इन आइडियाज को फर्दर कैसे आगे बढ़ाना है वो आपने खुद एक्सप्लोर करना है, पका पकाया नहीं खाना है। अगर कहीं कोई समस्या रहे, कोई पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और जहां तक पॉसिबिलिटी हो पाएगी मैं आपको उन सबका जवाब दूंगा। धन्यवाद।